मुझे बताएं स्टॉक मार्केट काम किस तरह से करती है? ओके, सो स्टॉक मार्केट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं सबको बोलता हूँ कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सोचें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है? स्टॉक मार्केट के अंदर आप ये समझ लें कि लेट से 10 कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 10 कंपनीज़ हैं। अब 10 कंपनीज़ कहती हैं कि बड़ी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि यार हमें लोगों से पैसे भी चाहिए, यानी कि हम ठीक है हमारा काम तो सही चल रहा है लेकिन हमें ग्रोथ के लिए लोगों से पैसे चाहिए, तो वो अपने IPO में जाती हैं। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि वो पैसा रेज करती हैं दूसरी लेट से पब्लिक से रेज करती हैं पैसे। वंस वो रेज करती हैं वो 20% हो सकता है, 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, जितना भी वो रेज करना चाहें वो अपने शेयर्स को फ्लोट करती हैं और लोग वो IPO में पार्टिसिपेट करके उनके शेयर्स खरीदते हैं। वो तो पहला राउंड हो गया। उसके बाद वो कंपनीज लिस्टेड हो जाती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब स्टॉक मार्केट के अंदर लेट से मैं बात करूं, लेट से प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें। पाकिस्तान प्रॉक्टर एंड गैम्बल लिस्टेड है लेट से स्टॉक मार्केट में या नहीं है मुझे याद नहीं है, लेकिन कोलगेट पामोलिव तो है। अगर वो लिस्टेड है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस कंपनी के अंदर शेयर खरीद लूँ। एज अ नॉर्मल बंदा मैं शेयर खरीदता हूँ जाकर उसका, चाहे वो 100 रुपये का हो चाहे 1000 रुपये का हो, मैं खरीद लेता हूँ उसका शेयर। अब जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करती है वैसे वैसे उस शेयर की प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो अच्छी कंपनी होगी, लेट्स से एंग्रो हो गई या इस तरह की जो कंपनीज हो गई, ये अच्छा परफॉर्म करती हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको डिविडेंड्स भी दे रही होती हैं। अब डिविडेंड क्या होते हैं? बेसिकली आप ये समझ लें कि आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, आपको रेंट हर महीने का मिल रहा है, तो डिविडेंड भी वही चीज़ होते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज आपको डिविडेंड्स भी पे कर रही होती हैं। कौन सी नहीं पे कर रही होती, कौन सी पे कर रही होती है वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज आपको डिविडेंड्स पे कर रही होती हैं। वो भी गारंटीड नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। तो वो कंपनीज आपको पैसे भी दे रही होती हैं और उनके शेयर प्राइसेस भी बढ़ रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं बोलूँ कि एप्पल का शेयर, अब मुझे इस वक्त की तो प्राइस पता है, मुझे कोई $160 का शेयर है, $180 का शेयर है आई थिंक, और जो उसकी इनिशियल प्राइस थी लेट से वो $10 का था। अब वो $10 से $160 का पहुँच गया है, ऑलमोस्ट 16 टाइम्स उसने इंक्रीज़ लिया है। लेकिन इन दैट टाइम ओवर द 10 years पीरियड उसने लेट से हर साल डिविडेंड्स भी पे किए हैं, और वो लेट से मेरे ख्याल से $2 पर लेट से पर ईयर वो पे किया होगा, $2 $3 जो भी है उसने वो पे किया होगा। आप वो पैसे भी कंबाइन करें और उसकी जो प्राइस अप्रिसिएशन हुई वो कंबाइन करें, आपके कितने पैसे। इसी तरह से आप घर को उसको इक्वेट कर सकते हैं ना, आपने घर को रेंट पे दिया, घर के रेंटल से आपको पैसे भी मिल रहे हैं और घर की प्राइस भी अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन घर की प्राइस जो अप्रिशिएट करती है अगर कंपेयर करें स्टॉक की प्राइस अप्रिशिएट करने से, तो वो उसमें बड़ा फ़र्क हो सकता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। आप घर की प्राइस में क्या समझ सकते हैं, 1 करोड़ का लिया 2 करोड़ का हो जाएगा, 5 करोड़ का हो जाएगा, 10 करोड़ का हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन स्टॉक की प्राइस मैंने जो बढ़ते हुए देखी है वो 1000 टाइम्स भी बढ़ते हुए देखी है, और गिरती भी इसी तरह और से गिरती भी उसी हिसाब से। लेकिन गिरने वाली बात अगेन वही बात आती है कि वो तो प्रॉपर्टी में भी हो सकता है ना, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी, दुबई की एग्जांपल ले लें, वहाँ पर कुछ एरियाज़ को मैं जानता हूँ जहाँ पर 50% प्राइसेस गिरी हैं कंपेयर टू 10 साल पहले। तो ऐसा भी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह प्रॉपर्टी के अंदर प्राइस अप्रिशिएट ही मिलती है। तो मैं हर जगह ना, हर इन्वेस्टमेंट में ना, हर जगह रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी बिल्कुल है यार। फिर आंखें बंद करके लगा देना, कुछ लक पे भी फैक्टर Of होता है, course. बिल्कुल उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कैलकुलेटेड आपको रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर जो मैं कह रहा था कि लोगों को जो स्टार्ट करना चाहिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पिछले 5 6 7 साल से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो वैल्यूएशन इस वक्त हुई नहीं है। क्या वजह होती है परफॉर्म ना करने अच्छा, की? परफॉर्म ना करने की वजह एट द सेम टाइम अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप 2000 से लेकर 2014 तक कंपेयर करेंगे ना, 2000 से लेकर 2014 तक अगर कंपेयर करेंगे डॉलर टर्म्स के अंदर, हम 3 स्टॉक मार्केट्स को लेते हैं, यूएस की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और इंडिया की स्टॉक मार्केट। इन 3 मुल्कों की स्टॉक मार्केट लेते हैं, किसी ने 2000 में इन्वेस्ट किया हो और 2014 में रिडीम किया हो, तो उसको पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में डॉलर टर्म्स के अंदर बेहतर प्रॉफिट मिला है। और ये इसलिए मिलता है क्योंकि पाकिस्तान ग्रो कर रहा था उस टाइम पर। और मुझे याद है इस तरह की न्यूज़ चल रही थी, मैंने बोला ये कैसे हो सकता नहीं, है? बिल्कुल ऐसा है डॉलर टर्म्स के अंदर, ये भी मैं रुपी टर्म में नहीं बता रहा, डॉलर टर्म्स के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने इंडिया और यूएस की स्टॉक मार्केट को बीट किया है बिटवीन 2000 एंड 2014। लेकिन 2017 से लेकर अब तक हमारी स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही है। और ठीक है, जिसने अच्छे शेयर्स लिए हुए होंगे उसको फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन जिसने, और इवन डॉलर की डिप्रिसिएशन के बाद ये शायद फेक फ्लक्चुएशन वाली जो बात है, ये सच है क्या कि उसमें यार होती है? मैनिपुलेटिव तो होती है मार्केट, हाँ। लेकिन इवेंचुअली अगर आप, अगेन मैं वही बात करूंगा, अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन अच्छी है, तो आप फिर परेशान ना हो, उसका स्टॉक जो है ना इतना मैनिपुलेटिव नहीं हो सकता। एक और मैं इसमें एग्जांपल दे दूं कि जैसे लोग चाहते हैं कि रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको। एक चीज़ होती है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक एक जो ऑपरेटिव रीट है ना वो एक ही है, शायद डेवलपमेंट रीट आ गई है। तो डेवलपमेंट रीट एक अलग चीज़ होती है, मैं ऑपरेटिव रीट का बताता हूँ। जो डॉल्मेन सिटी मॉल है, ये क्लिफ्टन पे जो है, ये रीट के बेसिस पे काम कर रहा है।
तो ये लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो होता क्या है कि आप इसके शेयर्स खरीद सकते हैं और इसके ऊपर आपको रेंटल हर क्वार्टरली वो देते रहेंगे। डॉलमेन मॉल के शेयर्स? डॉलमेन जी, रियल ये इसका आरिफ हबीब का रीट है ये, और ये स्टॉक मार्केट पे वाहिद पाकिस्तानी जो लिस्टेड रीट है वो है। इंडिया के तो मेरे ख्याल से 6-7 रीट्स लिस्टेड होंगे, पाकिस्तान में सिर्फ एक रीट लिस्टेड है इस वक्त। आई माइट बी रॉन्ग, शायद एक और आ गया हो, लेकिन एक जो मुझे पता है वो एक ही रीट लिस्टेड है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप लेट से आपको रेंटल मिल रहा होता है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल मिल रहा होता है। कोविड के दरमियान आप सोचें उस कंडीशन में भी स्टॉक मार्केट का हाल बुरा हो गया था, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल नीचे नहीं आया था। और जैसी क्योंकि ये तो कमर्शियल था ना, इसके अंदर ऑफिसेस थे और इसके अंदर मॉल था, इसमें कोई रेजिडेंशियल नहीं था, तो आपके जो टेनेंट्स थे वो पैसे ही नहीं दे पा रहे थे। तो कोविड एक ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर ये मसला किया था ये वाला। अदरवाइज बहुत अच्छा चल रहा है, इसके अंदर रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं होते लेकिन बड़े सॉलिड होते हैं। आपको पता है कि आपने एक टेंजिबल चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके जो भी टेनेंट्स आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपको एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल जाते हैं। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इसी तरह यूएई के अंदर भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मेरे ख्याल से आना चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए। बीच में कुछ इस तरह की न्यूज़ आई थी कि आ रहे हैं लेकिन वो नहीं आए थे। क्राउड फंडिंग की बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यूएई के अंदर तो बड़ा प्रिवेलेंट है ये, वो 2 बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पर जिन पे मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसमें होता क्या है कि बेसिकली वो पूल करते हैं पैसे। अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने एक अपार्टमेंट ख़रीदना है दुबई के अंदर और आपके पास ऑफकोर्स पैसे नहीं हैं, पूरे कैश में पैसे नहीं है, तो आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक में इंटरेस्ट भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो उन्होंने एक चीज़ ये की है कि उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए आप बेसिकली पैसे पूल करें मल्टीपल इन्वेस्टर्स के साथ, और वो इन्वेस्टर्स आपको पूल करके वो पैसे जब पूरे हो जाएंगे तो वो आप प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकते हैं और आपका वो शेयर हो जाएगा। और वो इतना फुल प्रूफ प्रोसेस है कि वो आपके दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अंदर आपका SPV क्रिएट करते हैं। वो SPV का नंबर आप अगर लेट से उनकी एक एजेंसी है, उसके अंदर गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसकी वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आपको अपना नाम नज़र आएगा। लेट से मैं अगर 1000 दिरहम की कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। उस 1000 दिरहम के इक्विवेलेंट जो मुझे रेंटल आएगा वो हर महीने मुझे रेंटल मिलता रहेगा। उस प्रॉपर्टी का ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझको शायद अप्रिसिएशन भी मिल जाए। तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं दुबई की प्रॉपर्टी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दूँ। ये चीज़ अगर पाकिस्तान में आएगी तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छी चलेगी। प्रॉब्लम सिर्फ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का ये होता है कि आपको ऑफकोर्स कंट्रोल नहीं होता। ये प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली एयरबीएनबी के थ्रू चल रही होती हैं, या लेट से आप लॉन्ग टर्म टेनेंट कोई चल रहा होता है, आपका इसमें 25% से ऊपर का स्टेक भी नहीं हो सकता। जैसे लेट से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आप $2.5 लाख दिरहम से ज़्यादा की आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब 25% से ऊपर जाता है तो फिर मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते हैं आप, और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो मेक श्योर करते हैं कि कोई बंदा 25% से ऊपर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करे। और जो आपकी लेट से आपको डिसाइड करना है कि प्रॉपर्टी को बेचना है, ख़रीदना है, या लेट से उसको डिस्पोज ऑफ करना है, वो शेयर होल्डर्स करेंगे। वो कंपनी आपको एज अ मीडिएटर काम करेगी, लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि आपके अगर लेट से 300 इन्वेस्टर्स हैं, वोटिंग प्रोसेस होता है। अगर उनको लगता है कि आप प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई है, उसको बेच देना चाहिए, तो अगर मेजॉरिटी उसमें वोट करेगी बेचने के लिए तो वो बिक जाएगी, अदरवाइज़ वो रहेगी। तो ये इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में भी आए थे, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि वो अनरेगुलेटेड थे तो वो स्टेट बैंक ने उनको, या SECP ने आई थिंक उनको रोक दिया था आने से, और उनको ऑपरेट, एंड राइटली सो, बिकॉज यहाँ स्कैम्स बहुत सारे होते हैं। तो इनको थ्रू रेगुलेशन आना चाहिए। किसी बड़े बिल्डर को लेट से आप दे दें और वो उसके थ्रू आप आएँ। एस्क्रू होना चाहिए, बाय द वे एस्क्रू भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस्क्रू क्या है? तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो एस्क्रू नहीं है मेरे ख्याल से। अभी कुछ बड़े बैंक्स का मैंने सुना है उन्होंने कुछ करा है एस्क्रू का सिस्टम। एस्क्रू होता क्या है कि लेट से दुबई में आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप एक फ्लैट बुक करते हैं। लेट से आपने बिल्कुल एम्प्टी लैंड के ऊपर फ्लैट बन रहा है, आपने उसको बुक करना है। आप क्या करेंगे, जाकर आप उसकी पेमेंट स्टार्ट करते हैं, आप डाउन पेमेंट करते हैं, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। जब आप ये कर रहे होते हैं तो आप पैसे जो देते हैं वो डेवलपर को डायरेक्ट नहीं देते, वो डेवलपर के अकाउंट में जाते हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ दुबई। तो होता ये है कि आप लेट से आपने कहा कि ये पैसे बेसमेंट के हैं, तो वो बेसमेंट के पैसे जाएंगे, फिर उनका इंस्पेक्टर आके चेक करेगा कि बेसमेंट बनी कि नहीं बनी, फिर वो पैसे रिलीज होंगे डेवलपर को। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे फ्लोर्स बनते जाएंगे वैसे वैसे पैसे आप जो गवर्नमेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व है, फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आप कैसे करेंगे फ्रॉड? जब भी तो जो 2008 के अंदर आई थिंक जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से दुबई ने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का भी तो बहुत बड़ा फॉल्ट है ना, कि गवर्नमेंट भी पैसे नहीं दे पाती, फिर यहाँ पर भी पैसों का बड़ा घपला होता है। फिर ये तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। इसमें आपने नादरा भी तो बनाया ना, आपका नादरा इतना अच्छा सेटअप बनाकर, ठीक है उसमें भी कुछ करप्शन होती होंगी, लेकिन भाई हम पूरे सेटअप की बात करें तो आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग।
बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट लेवल। और इवन इंडिया के पास भी इतना बेहतरीन सिस्टम नहीं था। आई डोंट नो अभी है या अब नहीं तो है। शायद आ गया होगा आधार कार्ड उनका जो है वो। आधार कार्ड आई डोंट थिंक सो कितना सेंट्रलाइज्ड है यार। नहीं मैंने इवन हो गया है अब, वो अलग बात मैंने है कि आप क्या ये हो सोचे, मैं पता नहीं कौन सी वेबसाइट देख रहा था, पेपैल थी या पता नहीं कोई और थी, मैं हैरान रह गया कि दे वर एक्सेप्टिंग आधार एज द आइडेंटिटी। ओके। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वो समझ, आईडी कार्ड जैसी चीज़ है वो भी। तो यार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आई डोंट नो, उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस लिखे हुए थे कि नादरा किस तरह से, नादरा का क्या सिस्टम पूरे हमारे रीजन में किस तरह से बेहतर है। हमने किस किस को ये टेक्नोलॉजी आई दी है? थिंक हमने इफ केनिया आई को एम दी नॉट है। मिस्टेकन केनिया, श्रीलंका को भी शायद असिस्ट किया think हमने, so, yeah. इस तरह की कुछ कंट्रीज को असिस्ट किया। तो आई थिंक जब नादरा जैसी चीज़ बन सकती है, नादरा पर तो वीडियो बनानी पड़ेगी पूरी यार। हाँ नादरा के किसी बंदे को आप बिठाएं कि वो चल कैसे रहे हाँ। और वो काम कैसे कर रहा है। एक एनआईसी के ऊपर पूरी डिटेल आपकी, और आप सब कुछ। और आप सोचें एनआईसी के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने जाते हैं उसमें सबको पता है कि प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, और वो लेट से डीसी रेट के ऊपर काम चल रहा होता है। हाँ। तो विच इज़ आई डोंट नो कितना उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, क्या है, कितनी लेकिन करप्शन इन्वॉल्व है, कितनी करप्शन इन्वॉल्व है। टैक्स आप पूरा पे नहीं करो तो आप पैसे, मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा ना, शायद मैं टैक्स के ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दूं, लेकिन टैक्स नहीं देना मुझको। आई थिंक माफियाज इन्वॉल्व हैं इसके पीछे, जो कि नहीं होने देते, क्योंकि बड़ा सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल। अभी हमारी बात इस समय शुरू हुई थी वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ करना तो चाहिए, क्योंकि एक एसेट क्लास है, एसेट क्लास आपका एक बहुत बड़ा एसेट क्लास है रियल एस्टेट। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको डेफिनेटली स्टॉक्स के अंदर आना चाहिए, और उनको मैं एज आई सेड बिफोर के म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। 6 महीने म्यूचुअल फंड में रह के देखें, उनको स्टडी करें, 6 महीने बाद अपना अकाउंट खोलें स्टॉक्स का, उसके अंदर फिर जो जिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट पब्लिक होती है, मुझे ये पता होगा कि मेरा म्यूचुअल फंड किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर मेरा म्यूचुअल फंड की अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी परफॉर्मेंस है, इन एनी केस मुझे पता होगा इसने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। 6 महीने बाद मैं उन स्टॉक्स का 6 महीने का ट्रेंड देखूंगा, और मैं देखूंगा कि यार इसने कैसा परफॉर्म किया था, मेरे म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया ये था। कल्चर क्यों नहीं है हमारे यहाँ? ये मुझे नहीं समझ आता। 60% आप बोल रहे हैं अमेरिका का है, अच्छा, यहाँ पर कितना, इंडिया का कितना है? आई थिंक 20% से ऊपर ही होगा, 20, Definitely more 25, than 30, आई डोंट नो, 2%. Definitely more than 2%. हाँ बिल्कुल। अच्छा, यूएस का क्यों ज़्यादा है? उसमें एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि गवर्नमेंट जो 401k प्लान्स होते हैं और डिफरेंट पेंशन प्लान्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि ग्लोबली एक बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है अगर देखा जाए। तो वो खुद भी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है लोगों को कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, उसमें टैक्स ब्रेक्स भी मिलते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपको टैक्स ब्रेक मिलता था अनटिल आई थिंक 2000, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट लोग कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको रोका था। जब आप बेसिकली अगर आप सैलरीड पर्सन है और जब आपको सैलरी मिल रही होती है उस पर टैक्स कटता है, लेट से 2 लाख रुपए के ऊपर, मुझे नहीं पता कि क्या स्लैब है उसके ऊपर, लेकिन 2 लाख पे लेट से आपका 10% टैक्स कट जाता है, तो 20,000 रुपये आपके टैक्स में चले गए। अगर आप बिफोर दैट रिजीम लाइक उसमें जब तक ये ब्रेक नहीं आया था, तो उस वक्त तक अगर आप इक्वलेंट कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाकर कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते, तो जो ये 20,000 रुपये हैं ये उसमें एडजस्ट हो जाते और आपको टैक्स रिबेट मिल जाता। टैक्स रिबेट ये होता है कि गवर्नमेंट आपको टैक्स जो पे किया होता है वो वापस मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया, वो वाला पूरा सिनेरियो। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी जब ये था, उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। इंडिया में भी है, इवन यूएस के अंदर है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक स्पेसिफिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिबेट मिलता है। आज भी आप ये, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर बेस है वो बहुत कम है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लेट से 2% 3% जो भी लोग करें, मेरे ख्याल से 3.5 लाख टोटल अकाउंट होल्डर हैं, तो आप लगा सकते हैं कि कितने लोग होंगे उसके अंदर। तो अगर इतने कम लोग हैं और उसको टैक्स जो आपको इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी है और उसके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट लोग कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, नए एवेन्यूज़ मिलेंगे। स्टॉक मार्केट का एक अच्छी बात ये है, अवेयरनेस भी नहीं है, इसको प्रमोट भी नहीं करता गवर्नमेंट। स्टॉक मार्केट की अच्छी बात ये भी है कि ये कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि घर का तो ये होता है ना कि आपकी वैल्यू कुछ है और एक्चुअल वैल्यू जो मार्केट वैल्यू कुछ है, ब्लैक मार्केट कुछ है, सब कुछ अलग अलग होता है। स्टॉक मार्केट में एक शेयर कितने का है वो सबको पता है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं वो सबको पता है, वो ओपन सबके लिए ओपन है। वो अलग बात है वो फजिंग कर सकते हैं नंबर्स में, लेकिन बहुत कम होती है फजिंग, वो भी आप देख सकते हैं। आपको हर चीज़ पता है। घर की केस में आपको फाइल तक तो ये पता नहीं होती कि ये 2 दफ़ा बिक तो नहीं गई है। अच्छी से अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट का ये इंपॉर्टेंट है कि लोग अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, मैं ये कहता हूँ कि लोग जहाँ पर 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर यार 10,000 रुपये साइड में करें और 10,000 रुपये से अपना 10,000 रुपये से हर महीने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें स्टॉक मार्केट में, सीख लें। मेरा जो जितना भी मुझे, बाय द वे मैंने 3-4 साल से 4-5 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया,
और यूएस की तो 1.5-2 साल से की है, उससे पहले करता भी नहीं था। अगेन मुझे भी नहीं पता था। तो लेकिन जब मैंने उसको और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप हल्के-हल्के करके करें। यानी कि आप पहले महीने 10,000 करें। मैं कभी भी, कोई मुझसे पूछता है ना कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए मौजूद है, मैं क्या करूँ? मैं कभी भी उसको नहीं बोलूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में डाल के जाके 1 करोड़ रुपए लगा दें। मैं ये बोलूँगा कि भाई इनको तो आप ज़रा साइड में कर दें, हल्के-हल्के करके करें, और जो शुरू में 10,000 20,000 जो भी आपकी एपेटाइट है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएँ। स्टॉक मार्केट में हर महीने कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। खुद ही समझ में आ जाएगा 1 साल बाद कि आप कर क्या रहे हैं।